आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई जब मैं आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ एकदम जो टू द पॉइंट है, आपके रिलेवेंट है, तो भाई सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। दूसरा, मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, जो लोग जुड़ना चाहें उस पर जुड़ सकते हैं। आने वाले वीडियोस की डिटेल या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे या नोट्स जो हैं मैं उस पर आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएफआर का चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। जीएफआर का नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जीएफआर कब लागू हुआ था, ठीक है। जीएफआर कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 11 फरवरी 2017, ठीक। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जीएफआर जो है किन किन कार्यालयों के लिए लागू होता है। इसको हम आराम से ये नोट करते हैं। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उन पे लागू होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने डिपार्टमेंट आते हैं उन पे ये लागू हो जाता है। दूसरा ऑटोनॉमस बॉडीज, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये टर्म खटक रहा होगा, ऑटोनॉमस बॉडीज क्या होती है। देखिए ऐसी कोई भी संस्था जिसके पास खुद का फाइनेंशियल नियम नहीं है, वित्तीय सेवाओं के लिए उसके पास खुद का फाइनेंशियल कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, उनके ऊपर भी जीएफआर 2017 के नियम लागू होते हैं, ठीक है। अब ये तो रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 2 में क्या होता है कि डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट अकाउंट, ये क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, ठीक। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटिंजेंट फंड या कंटिजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है। इस चैप्टर में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कमेंट आ सकता है या शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम मज़ा आ जाएगा पढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाऊंगा तो इनका भी वहाँ उल्लेख होगा। तो अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे, आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख किया गया है। पब्लिक अकाउंट का आर्टिकल 266 के क्लॉज के 2 में उल्लेख किया गया है। इसका 267 के क्लॉज 1 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब एक और चीज आती है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या होता है। अगर इस पर कमेंट लिखने को आ जाए तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या, व्हाट इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हु इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो कोई भी ऐसा गेस्टेड ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य तो कर रहा है किंतु उसकी रैंक डेप्यूटी सेक्रेटरी से कम नहीं है, उनको हम क्या मानेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। अब एक चीज़ तो आप सभी लोग जानते होंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाना जाता है, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग पढ़ लेते हैं, कैपेक्स
मैंने आप लोगों को जीएफआर 2017 चैप्टर 6 में भी बताया होगा। वहाँ पे कैपेक्स की कुछ डेफिनेशन बताए थे, कुछ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक, पहला तो कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है बायर। करता क्या है? बायर ही हर चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, वो प्रोक्योर करता है गुड्स को, मेंटेन करता है इसको, ठीक है ना, प्रोक्योर करता है या खरीदता है या और इसकी मेंटेन भी करता है। ठीक है, और जब इसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो वो इसको डिस्पोज भी कर देता है, डिस्पोज इट व्हेन इट्स लाइफ फिनिश। ठीक है, तो ये कैपेक्स में हम क्या हो गया, इसमें मेन रोल प्ले करता है बायर। वही आपका खरीदेगा, वही आपके उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रखेगा, और जब गुड्स की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसको वो डिस्पोज कर देगा। ठीक है, फिर एक आता है ओपेक्स। यहां पे जो रोल प्ले कर रहा है वो होता है सेलर। ठीक है, सेलर ही जिम्मेदार होगा यहाँ पे गुड्स को अवेलेबल कराने के, उसको मेंटेन करने के, और जब आपका गुड्स की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसको वो वापस ले लेगा। ठीक है, डस्टर कहाँ रख दिया भैया? हाँ, ये ठीक। अब एक टर्म आता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, इसको हम समझते हैं आसानी, ये एक बजट का टर्म है। इसको ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब कभी समय मिलेगा बजट पूरा पढ़ाने का तो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा। एप्रोप्रिएशन को ऐसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 रुपये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने इसको एक पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए असाइन कर दिया। इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट इज फिक्स टू प्रोक्योर और बाय एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज एप्रोप्रिएशन। 50,000 हमने असाइन कर दिया, हमें और कुछ नहीं करना। हमने एक बार असाइन कर दिया कि नहीं भाई, पहले पैसे से कंप्यूटर्स खरीदे जाएंगे, तो भले उस समय किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन हम पहले क्या खरीदेंगे? कंप्यूटर। हमने क्या किया? एप्रोप्रिएशन मीन्स स्पेसिफिक अमाउंट विच इज फिक्स्ड टू बाय एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स इज कॉल्ड टर्म्ड एज एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब एक और टर्म आ जाता है रीएप्रोप्रिएशन। मान लेते हैं हमने किसी चीज को खरीदने के लिए एप्रोप्रिएशन ए बनाया और एक एप्रोप्रिएशन बी बनाया। ठीक है, एक एप्रोप्रिएशन ए बनाया किसी पर्टिकुलर को खरीदने के लिए, एक एप्रोप्रिएशन बी बनाया। एक से कंप्यूटर खरीद रहे हैं, एक से हम जनरेटर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है, उसे कहते हैं रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन एप्रोप्रिएशन पॉइंट to another appropriation point is called as reappropriation। ठीक है,
एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और नोट कर लीजिए। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहाँ पर मिलता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहाँ मिलता है, री एप्रोप्रिएशन ऑफ यूनिट कहाँ मिलता है। तो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज डिफाइंड इन रूल 8 ऑफ DFPR, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। जब हम आपको DFPR 1978 पढ़ाएंगे, वो भी आपके कोर्स में है, तो ये अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर देंगे उसमें। फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखते हैं कि प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन is defined in Rule 8 of DFPR 1978 and reappropriation is defined in Rule 10 of DFPR। ठीक है। अब एक नया टर्म है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। क्या होता है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी? क्या होता है? कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट में या उनके अधीन काम करती है, या जो प्रेसिडेंट के अंडर में काम करती है, वो सारी कहलाती है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। ठीक है। अब एक टर्म आता है DDO, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर। अब इसको समझते हैं। भाई देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा है। अब हर जगह तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो आएगी नहीं कि किसी पेमेंट को डिसबर्स करना है या ड्रॉ करना है। मतलब ऐसा ऐसा अधिकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन भी काम करता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ड्रॉ कर सकता है पेमेंट को और डिसबर्स कर सकता है, उसे हम कहते हैं DDO, वन हु ड्रॉज द पेमेंट्स एंड डिसबर्स द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टर्म्ड एज DDO, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर। ठीक है। अब अगला टर्म आता है लोकल फंड। लोकल फंड के डीप में नहीं जाना है, खाली इसमें ये ध्यान रखना है कि लोकल फंड कहाँ डिफाइन है। तो ट्रेजरी रूल्स जो है हमारे के रूल नंबर 652 में ये डिफाइन है। बस 652 में 652 लोकल फंड इज डिफाइंड इन 652 ऑफ ट्रेजरी रूल्स। सिर्फ इतना ही याद करना। ठीक है। रूल नंबर 2 डेफिनेशन में बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब रूल नंबर 3 में आते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक डिपार्टमेंट है A, एक डिपार्टमेंट है B, एक डिपार्टमेंट है C। पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम और कोई भी टूरिज्म ले लीजिए। एक डिपार्टमेंट है A, एक डिपार्टमेंट है B, एक डिपार्टमेंट है C। ठीक, तीनों को अपने विभाग के लिए कंप्यूटर परचेज करना है। ठीक है, तीनों को अपने विभागों के लिए कंप्यूटर को परचेज करना है। ठीक है भाई, ये अपनी कुछ डिमांड रखेगा, ये अपनी कुछ डिमांड रखेगा, ये अपनी कुछ डिमांड रखेगा एज पर द GFR 2017। अगर तीनों विभागों की डिमांड या तीनों विभागों की रणनीतियां मिल जाती हैं तो ठीक है, तो आप भैया जाइए खरीद लीजिए। रूल नंबर 3 कह रहा है। ठीक है।
और अगर तीनों विभागों की रणनीतियां या डिमांड या सजेशन नहीं मिलते हैं तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि भाई हम किसकी सहमति से वो सामान को खरीदें। तो उसके लिए आंसर है कि कैबिनेट जो राय देगा वो इनको और इनको तीनों को माननी होगी। यही रूल नंबर 3 कहता है GFR 2017 का। ठीक है, ओके। फिर कहाँ डस्टर कहाँ रह गया भैया? अच्छा ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को हम ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मैं कोई भी रणनीति या बनाता हूँ अपने विभाग के लिए, ठीक है, तो हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उससे परामर्श लेना, परामर्श नहीं, अप्रूवल लेना अनिवार्य है। मतलब यू कैन ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू बाइंग एंड प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स shall be qualify only when the approval of the Ministry of Finance is granted। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना अनिवार्य है। बस ये ध्यान रख लें जितने भी रेगुलेशन आप बनाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 कहता है। ठीक है, अब रूल नंबर 5 क्या कहता है? ज्यादा नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा रूल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट छाटे हैं। एनी डाउट रिलेटेड टू GFR 2017 may be referred to Ministry of Finance। अगर किसी भी सज्जन को किसी प्रकार का अगर डाउट अराइज होता है GFR 2017 से रिलेटेड, तो वो उन डाउट को क्लियर कहाँ करेगा, रेफर कहाँ करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यही कहता है रूल 5। ठीक है, अब रूल नंबर 6 को हम समझते हैं। मान लीजिए मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मैंने GFR 2017 पढ़ी समझी और मैंने कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए कुछ नई रणनीतियाँ बनाई, तो वो रणनीतियाँ तब तक अलाउ नहीं हो सकती या तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल न ले। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हमने आज जो पढ़ा बस इतना इनफ है आपके लिए। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक है, बाकी आप जब इतना पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी माइंड ओपन हो जाएगा धीरे धीरे। मैं आपको एकदम सेलेक्टिव टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ जिसको पढ़ाने से आपको बोरियत होने लगे। ठीक है, बहुत छांट के ये पॉइंट्स निकालें, बस इन्हीं पॉइंट्स को चैप्टर 1 में पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी राम राम, दुआ से राम।